नवी की पाठ्य पुस्तक से गीत अगीत कविता को पढ़ेंगे, जो कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की लिखी गई कविता है। दिनकर जी ने इस कविता में प्रकृति चित्रण के साथ साथ मानवीय राग और पशु पक्षी के प्रति प्रेम का सजीव चित्रण किया है। इस कविता को कवि ने 3 भागों में लिखा है, जिसमें से प्रत्येक भाग में कवि हमारे सामने एक ऐसी परिस्थिति प्रस्तुत करते हैं जिसमें कवि हमसे प्रश्न करते हैं कि गीत अगीत कौन सुंदर है। तो चलिए हम लोग कविता को पढ़ते हैं और जानते हैं कि गीत अगीत में से कौन ज्यादा सुंदर है। गीत अगीत रामधारी सिंह दिनकर। गीत अगीत कौन सुंदर है, गाकर गीत विरह की तटनी वेगवती बहती जाती है। दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। तट पर एक गुलाब सोचता देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझड़ के स्वप्नों का मैं भी जग को गीत सुनाता। गा गा कर बह रही निर्झरी पाठक मूक खड़ा तट पर है। गीत अगीत कौन सुंदर है। गीत अगीत, गीत यानी कि जब हम अपने मन के भाव को अभिव्यक्त कर पाते हैं शब्दों के माध्यम से, तो उसे गीत कहते हैं। और जब हम अपने मन के भाव को अपने अंदर ही रखते हैं, चाहे वो प्रेम का भाव हो, दुख का भाव हो या खुशी का भाव हो, कोई भी भाव हो, जब हम अपने अंदर ही रखते हैं, उसे प्रकट नहीं कर पाते, तो वह अगीत है। चलिए आगे हम लोग कविता को समझते हैं। गाकर गीत विरह की तटनी वेगवती बहती जाती है। तटनी यानी कि नदी। कवि यहाँ कहते हैं कि जो नदी है वह विरह के गीत गाते हुए आगे बढ़ते हुए जा रही है। विरह यानी कि दुख के गीत। क्योंकि नदी जो है वो अपने तट को छोड़कर आगे बढ़ते हुए जा रही है, तो उसे तट को छोड़ने का दुख है। यहाँ पे तट जो है वो मान सकते हैं कि तट जो है वो नदी का प्रेमी है और नदी जो है वो उसकी प्रेमिका है। यानी नदी जब अपने तट को छोड़कर आगे बढ़ते हुए जाती है, तो वह विरह के गीत गाते हुए आगे बढ़ रही है। दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। और नदी चूंकि बहुत दुखी है, तो अपने दिल को हल्का करने के लिए वह उपलों यानी कि किनारों से, नदी के जो किनारे हैं उससे कुछ कहती हुई जाती है, ताकि उसका जो मन का जो दुख है वो थोड़ा सा कम हो जाए। तट पर एक गुलाब सोचता देते स्वर यदि मुझे विधाता। उसी तट पर एक गुलाब है, गुलाब का पेड़ है, जहाँ गुलाब जो है वो यह सोचता है कि अगर विधाता मुझे भी स्वर दिए होते, अगर ईश्वर ने मुझे स्वर दी होती, तो मैं भी अपने दुख के दिनों का यानी पतझड़ के समय का जो उसका दुख है उसे वो जग को सुनाता। मैं भी जग को गीत सुनाता, गा गा कर बह रही निर्झरी पाठक मूक खड़ा तट पर है। निर्झरी यानी कि नदी। नदी जो है वो तो वेगवती से बहते हुए, तेजी से बहते हुए गाना गाते हुए आगे बढ़ रही है, लेकिन गुलाब जो है पाठक मूक, पाठक मतलब गुलाब और मूक मतलब चुपचाप, यानी कि गुलाब जो है वो चुपचाप तट पर खड़ा है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं गीत अगीत कौन सुंदर है, यानी कि वह गीत यानी कि वह जो नदी गाना गाते हुए आगे बढ़ रही है वेगवती से, वह ज्यादा सुंदर है, या फिर वह जो गुलाब चुपचाप खड़ा है तट पर वह ज्यादा सुंदर है। आगे कवि लिखते हैं, बैठा सुख उस घनी डाल पर जो खोते पर छाया देती, पंख फुला नीचे खोते में सुखी बैठ अंडेहे सेती। गाता सुख जब किरण बसंती छूती अंपन से छनकर, किंतु सुखी के गीत उमड़ कर रह जाते स्नेह में संकर। गूंज रहा सुख का स्वर वन में फुला मग्न सुखी का पर है। गीत अगीत कौन सुंदर है। आगे कवि लिखते हैं, सुख और सुखी यानी सुख मतलब तोता और सुखी यानी कि तोता की पत्नी तोती। तो यहाँ पे 2 पक्षी यानी कि सुख और सुखी का क्रियाकलाप का वर्णन किया गया है, और उसमें कवि ने गीत और अगीत को दिखाया है और कहा है कि कौन ज्यादा सुंदर है। कवि कहते हैं, बैठा सुख उस घनी डाल पर। सुख जो है एक घनी डाल पर बैठा हुआ है, उसी डाल पे बैठा है जिस डाल पे उसका घोंसला है, और जिस डाल पे वह बैठा है उसकी छाया उसके खोते पे पड़ती है। खोते यानी कि उसके घोंसले पर। तो बैठा सुख उस घनी डाल पर जो खोते पर छाया देती। सुख जिस डाल पे बैठा है उसकी जो छाया है उसके खोते पर यानी कि उसके घोंसले पर पड़ती है।
पंख फुला नीचे खोते में, सुकी बैठ अंडे है सेती। और सुकी क्या करती है? सुकी अपने पंख को फुलाकर जो उसके घोंसले में जो उसके अंडे हैं उसे वो सेती है, यानी कि उसकी देखभाल करती है, उसकी सुरक्षा करती है। गाता सुख जब किरण बसंती, छूती अंपण से छनकर। सुख जो है वो गीत गाता है जब सूर्य की किरणें जो है वो पत्तों से छनकर उसके ऊपर जब पड़ती है किरणें, तब वो खुशी से गाना गाता है। किंतु सुखी के गीत उमड़कर रह जाते स्नेह में सनकर। लेकिन जो सुखी है, चूंकि सुखी के अंदर भी स्नेह भरा हुआ है, प्रेम भाव है, खुश है सुखी भी, लेकिन वो गाना नहीं गाती क्योंकि वो अभी अंडे को से रही है, यानी कि अंडे की देखभाल कर रही है। इसलिए उसका जो प्रेम है, उसकी जो भावना है वो उसके अंदर ही रहती है और वो गाना नहीं गाती है। गूंज रहा सुख का स्वर वन में, फुला मग्न सुखी का पर है। सुख जब गाना गाता है, तोता जब गाना गाता है तो पूरा जो वन है वो गूंज उठता है उसकी आवाज से। लेकिन फुला मग्न सुखी का पर है, लेकिन सुखी के अंदर जब प्रेम भाव उत्पन्न होता है, यानी सुख का गाना सुनकर वो भी खुश होती है, प्रेम भाव उसके अंदर भी उत्पन्न होता है, लेकिन वो उसे व्यक्त नहीं कर पाती, वो गाती नहीं है। वो गाना चाहती है लेकिन वो गाती नहीं है क्योंकि वो अंडे को से रही है, तो वो गाना नहीं गाती, लेकिन वो अपने पंख को फुलाकर उससे अभिव्यक्त करती है कि वो खुश है। तो पंख फुला मग्न सुकी का पर है, सुकी का पर भी फूल जाता है खुशी से। गीत अगीत कौन सुंदर है। फिर कभी आप पूछते हैं कि कौन ज्यादा सुंदर है, गीत या अगीत, यानी कि तोता गाते हुए ज्यादा सुंदर लग रहा है या सुकी जो है वो पंख फुलाकर अपने अंडे को सेती हुई ज्यादा सुंदर लग रही है। आगे कभी लिखते हैं, दो प्रेमी है यहाँ एक जब, बड़े सांझ आल्हा गाता है। पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है। चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है। हुई ना क्यों में कड़ी गीत की, विधना यूं मन में गुनती है। वह गाता पर किसी वेग से, फूल रहा इसका अंतर है। गीत अगीत कौन सुंदर है। आगे कभी लिखते हैं, तीसरे भाग में कभी तीसरी परिस्थिति हमारे सामने रखते हैं कि दो प्रेमी हैं, उसमें से एक प्रेमी जो है, या जहां एक जब बड़े सांझ आल्हा गाता है, माने प्रेमी जो है वो शाम को, सांझ मतलब शाम, तो शाम को वह आल्हा गाता है। आल्हा एक लोकगीत है, तो वह आल्हा गीत गा रहा है। पहला स्वर उसकी राधा को घर से खींच यहाँ लाता है, और जैसे ही जो प्रेमी है वो पहला स्वर गाता है, उसकी जो प्रेमिका है वो घर से खींची हुई आ जाती है। चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है। वह उसके गीत को सुनकर आती तो है, लेकिन वह उसके सामने नहीं आती है। वह वहाँ एक नीम का पेड़ है, वहां पर वो छिपकर वो चोरी चोरी उसके गाने को सुनती है। हुई ना क्यों में कड़ी गीत की, विधना यूं मन में गुनती है। और वो गीत सुनते हुए उसमें मग्न हो जाती है, और फिर वो सोचती है क्यों ना मैं, काश में इसके गीत की कड़ी क्यों ना बन गई, यानी कि उसके गीत की पंक्तियां वो बनना चाहती है। इसलिए कहती है विधाता से कि मैं क्यों ना इसके गीत की पंक्तियां बन गई। वह गाता पर किसी वेग से, फूल रहा इसका अंतर है। जो प्रेमी है वो तो गीत में मग्न होकर अपने गीत को गा रहा है, लेकिन वही भाव इस प्रेमिका के अंदर भी उसके गीत को सुनकर उत्पन्न हो रहा। वो गीत गा नहीं रही है, वो चुपचाप खड़े होकर सुन रही है, लेकिन उसके अंदर भी वही भाव उत्पन्न हो रहे हैं। गीत अगीत कौन सुंदर है। फिर यहाँ कभी हमारे सामने प्रश्न रखते हैं कि गीत अगीत कौन सुंदर है, यानी कि वो प्रेमी जो गीत गा रहा है वो ज्यादा सुंदर है, या वो प्रेमिका जो उसके गीत में मग्न होकर उसके गाने को ध्यान से सुन रही है वो ज्यादा सुंदर है। तो बच्चों, यह कविता यहीं पे समाप्त होती है, और कविता के अंत में भी कवि हमारे सामने यही प्रश्न रखते हैं कि गीत अगीत कौन ज्यादा सुंदर है। तो आपको कौन ज्यादा सुंदर लग रहा है। वैसे तो दोनों ही अपने अपनी जगह पे सुंदर है। कवि हमें यह भी कहना चाहते हैं कि भले ही जो गुलाब है, जो सुखी पंछी है, जो प्रेमिका है, वो गीत नहीं गा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर भी गीत ने जन्म लिया है, यानी कि वो सामने से तो नहीं गा रहे हैं, अपने बोलकर अपने मन के भाव को अभिव्यक्त नहीं कर रहे, लेकिन उनके अंदर भी गीत बन रहा है। तो बच्चों, आप बताइए आपको कौन सुंदर ज्यादा लग रहा है। वैसे तो मेरे लिए दोनों ही बहुत सुंदर है,
तो चलिए बच्चों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कविता के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर अब तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा।